द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम ऐसे सहाफ़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो भोपाल के हॉकी के सुनहरे दौर के सहाफ़ी हैं, जिन्होंने खेलों पर लगभग 6000 मजमून लिखे हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कहानियाँ भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लगभग 5000 मजमून जो है उन्होंने सिर्फ हॉकी पर लिखे हैं। और ये भोपाल के सुनहरे दौर की हॉकी की बात करने जा रही हूँ और उनका नाम है इनामुल्लाह लोधी साहब। मैं इनामुल्लाह लोधी साहब से आपसे पूछना चाहती हूँ कि भोपाल में जो हॉकी की शुरुआत है वो कहाँ से और कैसे हुई? भोपाल में बहुत से खेल होते थे, लेकिन हॉकी से लोगों को वाकफियत नहीं थी, क्योंकि भोपाल स्टेट जो थी इसमें मिलिट्री भी थी और मिलिट्री के टूर्नामेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया चेंज होते रहते थे हर साल जी। भोपाल में भी 1909 में या 1910 में जी। एक टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। जी। जब वो टूर्नामेंट हुआ तो भोपाल के लोगों के लिए एक अजूबा था जी। और ख़ास तौर से जहाँ ये टूर्नामेंट हुआ वो लाल परेड ग्राउंड था। अब लाल परेड ग्राउंड के आसपास जो लड़के थे उनको ये खेल बहुत पसंद आया, हॉकी का। जी। अब नतीजा ये हुआ कि उन लड़कों में भी एक उमंग पैदा हुई कि हम भी हॉकी खेलें। अच्छा। जब हॉकी खेलने के लिए इरादा कर लिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई वो ये कि न तो हॉकी स्टिक थी, न बॉल थी जी। और न ही कोई रूल्स थे। लेकिन लड़के हैं, लड़कों के जहन में जो चीज समा जाए वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि लड़कों ने सोच लिया कि हमें हॉकी खेलना है। जी। अब खेले तो किस तरह? न तो हॉकी स्टिक है जी। और न ही बॉल है, न रूल्स हैं, न कोई सिखाने वाला। जी। नतीजा ये हुआ कि लड़कों ने सोचा कि किसी न किसी तरह तो हॉकी खेलना है। जी। तो भोपाल में आमतौर पर खजूर के पेड़ नहीं लगते। जी। लेकिन जहांगीराबाद ऐसा इलाका था जहां 10-20 खजूर के पेड़ लगे हुए थे। जी। लड़कों ने सोचा कि हॉकी स्टिक के बजाय अगर ये खजूर के टाने, कैसे थे उन्हें, खजूर के पत्ते लंबे वाले, तो वो टाने जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। नतीजे के सारी खजूरें जो थी वो नंगी हो गई। जी। और उसके बाद मसला आया कि गेंद। जी। तो गेंद जो थी कभी कपड़े की बनाई, कभी रेत भर के बनाई, कभी मिट्टी की बनाई, मुख्तलिफ, फिर लकड़ी की बनाई। तो कोई सी लकड़ी ऐसी होती थी जो बहुत वजनी हो जाती थी, कोई लकड़ी ऐसी कि जो बीच में से गेंद फट गई, एक हिट लगा। मुख्तसर ये कि वो एक प्रॉब्लम थी, उसको किस तरह सॉल्व किया गया वो अभी बताऊंगा मैं आपको। जी। नतीजे वक्त लड़कों ने खेलना तो शुरू कर दिया जी। और फिर उसका थोड़े से थे वो बढ़ते बढ़ते 10, 20, 30, 40 हो गए, बढ़ते चले। अब इन लड़कों में एक साहब थे, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रेजी जी। वो अपनी तारीख पैदाइश बताते थे कि 1898 में पैदा हुए। जी। तो जब ये टूर्नामेंट हुआ तो 1909-1910 में ये टूर्नामेंट हुआ, यानी आखिर साल का आखिरी और शुरू। नतीजा ये हुआ कि वो सब में बड़े थे, पढ़े लिखे थे, हाफिज कुरान भी थे, इसलिए सब लड़कों में
समझदार भी है। तो लड़कों ने उनको अपना लीडर बना लिया, कप्तान नहीं कहा। हाँ, यह खास बात जी। नतीजा ये हुआ कि वो लड़कों ने टीम, तो वो कप्तानी जानते भी नहीं होंगे वक्त की क्या होती है, कप्तानी मालूम ही नहीं थी। हाँ, इसलिए लीडर बोला। साथ खेलते थे, मारपीट भी होती थी, खून हो जाते थे लोग। नतीजा ये हुआ कि कप्तान साहब ने एक टीम बना ली। जो लड़के आते थे, एक शिफ्ट में ये खेलेंगे, दूसरी शिफ्ट में वो खेलेंगे, बीच में कोई थका हुआ महसूस हुआ उसको हटा दिया, दूसरे को ले लिया। नतीजा ये हुआ कि वो खेल चलता रहा। अब ये खेल हो तो कहाँ हो, क्योंकि लाल परेड ग्राउंड जो है उससे मुत्तसिल बिल्कुल मिला हुआ एक ग्राउंड था, सिकंदरिया ग्राउंड। वो सिकंदरिया ग्राउंड जो था वो लड़कों को खेल के लिए मिल गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि भोपाल वाले हॉकी से नावाकिफ थे, लेकिन सिर्फ रॉयल फैमिली में। नतीजा हुआ कि वो ग्राउंड वक्फ कर दिया गया हॉकी के लिए, और वक्फनामा जो था मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को मिल गया। अच्छा, बाद में उससे झगड़े पड़े, पुलिस ने उस पर कब्जा कर लिया है। अच्छा। और अब आज भी है। और मुख्तसर ये कि ये शुरू हो गया खेल। अब हर एक को ये फिक्र कि किस तरह खेले, कैसे खेले। तो यहाँ एक साहब जो थे वो पूरे हिंदुस्तान से छटा हुआ बेहतरीन माल लाते थे जो भोपाल में अवेलेबल नहीं होता था। अच्छा। उनका नाम था हाजी मोहम्मद खां सौदागर। अच्छा। तो जमील होटल वाले जो हैं वो उनके पुरखे थे। उन्होंने देखा कि लड़के खेल रहे हैं, तो उन्होंने चाहिए कि वो हॉकी स्टिक ले आए मद्रास से। अच्छा, इस दरमियान में लड़कों को ये एहसास हुआ कि अब खजूर नहीं है तो हम कैसे खेलेंगे। तो जलाऊ लकड़ी होती थी उस जमाने में, गैस वेस का तो तस्वुर भी नहीं था। तो जलाऊ लकड़ी काटते थे, उसमें से जो हॉकी स्टिक की तरह एल की तरह बना हुआ हो, वो खपोटे बोलते थे, उसको खपोटा कहते थे। तो वो खपोटा कल्चर जो है वो वहां से चला। और जब मैं 5वें 6 में पहुंच गया था उस वक्त तक मैंने भी खपोटे से खेला। अच्छा। लेकिन मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं बन सका। नतीजा ये हुआ कि वो खपोटे चलते रहे, और खपोटों की अब तफसील बाद में कभी मौका मिला बताऊंगा आपको। फिर हाजी मोहम्मद खां साहब हॉकी स्टिक लाए। फिर उनसे कहा साहब गेंद, तो गेंद भी आ गई। फिर उनसे कहा साहब रूल्स और विसिल, तो वो भी लेके आया। अच्छा। वो मद्रास में उस मतलब हाजी मोहम्मद साहब ने मदद करना शुरू किया, सबसे पहले मदद की। सबसे पहले उनका तो बिजनेस ये था। अच्छा, उनका बिजनेस ऐसा था कि अगर आपको सुई चाहिए तो वो उनके पास है। तो ये खरीदता कौन था जब लोग, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, आप बता रहे बच्चों के पास? वो तो गुर्बत में उन्होंने शुरू की थी, गुर्बत में शुरू किया था। लेकिन जाहिर है कि यहाँ तड़प होती है तो अमल होता है। वो तड़प थी तो बच्चे माँ बाप को सर हो जाते थे। तो हाजी मोहम्मद खां सौदागर जो है वो जब ये लेकर आए हॉकी स्टिक, तो बच्चों ने स्टिक तो ले ली। 1 रुपए 2 आने की स्टिक, एक डंडे वाली। लेकिन उसमें वो कैंची होती थी इस तरह की, तो डंडा इसमें फंस जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो हॉकी स्टिक आ गई, और फिर वो चल पड़ा। वो गेंद भी आ गई, विसिल भी आ गई। विसिल नहीं थी तो विसिल आई। फिर रूल्स आए, तो रूल्स आए तो इंग्लिश में आए। बहरहाल उनका तर्जुमा हो गया। और नतीजा ये हुआ कि एक टाइम एक टीम बन गई। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जो थे इब्तिदाई तौर पर उस टीम के कप्तान हुए, और करता धरता कोच भी, लेकिन कोच कहलाए नहीं वो। नतीजा ये हुआ कि वो चीज चलती रही और एक टीम बन गई, अच्छी हो गई। तो फिर लोगों ने टीम बनाने में और लोगों ने भी, किन किन लोगों ने मदद की? हाँ, वो वही बता रहा हूँ मैं। जब ये टीम इनकी बन गई तो दूसरे लोगों को, दूसरे मोहल्लों में ये ख्याल आया कि हमारे यहाँ भी हॉकी हो।
तो शाहजहांबाद में जो पुरानी अदालत है उसके पास में ग्राउंड खाली था जी। वहाँ एक साहब यूसुफ आफंदी रहा करते थे। अच्छा, यूसुफ आफंदी साहब। हाँ, मौलवी थे वो जी। दरअसल उन मौलवी साहब को खुद हॉकी खेलने का शौक नहीं था जी। और हॉकी की नॉलेज उनको इतनी समझ हो गई थी कि हॉकी किस तरह खेली जाए, क्या है और क्या नहीं है। अच्छा। एक्चुअली खुद खिलाड़ी नहीं बन सके। हाँ। यानी कि हाँ, मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरी बहुत क्रिकेट खेला जी। लेकिन मैं कभी खिलाड़ी नहीं बन सका जी। सिर्फ बॉलर के हैसियत से पहचाना गया जी। और जब 1954, 55, 56 में मंसूर अली खां पटौदी भोपाल आया करते थे जी। तो वो क्रिकेट खेलते थे बाबे अली ग्राउंड पर, मैं भी जाता था, तो मेरी बॉलिंग पसंद की जाती थी जी। फिर दूसरा मसला यह है, एक बार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनी जी। तो उसमें क्रिकेट खेलेंगे, नतीजे हुआ कि क्रिकेट खेल लगे। हमीदिया कॉलेज ग्राउंड पर मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग देता था जी। जो लोग दूसरे थे उनमें सबसे बेहतर मैं था। अच्छा। सिविल सर्विसेज का ऑल इंडिया टूर्नामेंट कहीं हो रहा था। सिविल सर्विसेज के जो कोच थे जी, उन्होंने भी इसका इनाम, भाई मैं जा रहा हूँ और मेरी टीम को भी आप देख लीजिए जी, आपकी मेहरबानी होगी जी। मैं देख लूंगा। मतलब खेल का पूरा नॉलेज था। हाँ। सब कुछ था, आप खेले भी शौकिया। हाँ। लेकिन खिलाड़ी नहीं बन पाया। मैं बॉलर था जी। मंसूर अली खां पटौदी मेरी बॉलिंग पसंद करते थे जी, बहुत ज्यादा जी। और जब सलीम मोहम्मद खान ने मुझसे ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरी टीम को देख लीजिए, कोचिंग कर दीजिए थोड़ी सी जी। जब वो सलीम मोहम्मद खान 15 दिन बाद टूर्नामेंट खेलकर चैंपियन बनकर वापस आए जी, तो उन्होंने पूछा, कहा भाई कैसा रहा इनाम भाई के साथ? तो उस पर लड़कों ने ये कहा कि साहब ये तो आपसे भी अच्छे कोच है, सलीम मोहम्मद खान या जमील मोहम्मद खान साहब के साहबजादे। तो उन्होंने कहा ये तो आपसे अच्छे कोच हैं। तो उन्होंने पूछा किस तरह? ये लेने बैटिंग तो आती नहीं, लेकिन जब कोई बॉलर बॉल करता है तो उसको ये कहते हैं कि दोबारा बॉल करो जी। वो दोबारा बॉल जब करता है तो ये हाथ चला के बताते हैं कि यहाँ इस तरह बल्ला पकड़ो, इस तरह बल्ला पकड़ो, इस तरह। तो ये तो आपसे अच्छे कोच है। अच्छा। तो ये हाल मौलाना अफंदी का था। उनको हॉकी की इतनी नॉलेज थी, फहम समझ थी कि वो सबको ट्रेन करते सिखा दिया करते थे। और एक को भोपाल के एक बड़े कोच हो गए वो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जाकर उन्होंने एक टीम खड़ी कर दी। अच्छा। और इतने बड़े टीम थी वो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम से टक्कर लेती थी। अच्छा। अब ये कुदरत की कारीगरी है। हाँ, मतलब ये कि जी वो उनको सिखाते रहे जी। और भोपाल आए। सहाफत की तरफ आप कैसे गए फिर? सहाफत की तरफ में था असल में रेडियो लाइन का आदमी जी। तो मुझे खेलों से शौक तो बचपन से था जी। बचपन में स्कूल की फुटबॉल टीम में खेला मैं जी, लेकिन अच्छा खिलाड़ी कभी नहीं बना जी। हॉकी वो भी मैं खेला स्कूल की टीम, जूनियर टीम में भी मुझे चांस नहीं मिला जी। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो हॉकी और फुटबॉल दोनों के खिलाड़ी थे। बहुत नामी गिरामी तो खिलाड़ी नहीं हुए, लेकिन यहाँ ये बात बता दूं, ज़रूरी महसूस हो रही है मुझे कि भोपाल स्टेट में सबसे पहले मेरे वालिद ने फुटबॉल शुरू की जी। वो भी भोपाल सिटी में नहीं, बल्कि वो जिस ज़माने में के रायसेन ज़िले में स्कूल के हेडमास्टर थे उस वक्त। अच्छा। उन्होंने कहा फुटबॉल, क्योंकि खुद फुटबॉल के खिलाड़ी रहे थे जी। तो वहाँ उन्होंने भोपाल स्टेट में पहली बार हाँ। और रायसेन में भी पहली बार फुटबॉल शुरू की।
मतलब इससे पहले यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेली भोपाल में गई फुटबॉल नहीं थी। उनके बाद दूसरे साहब आए, उन्होंने बहुत आला दर्जे की फुटबॉल खेली और खिलाई जी। तो ये इस तरह से मेरा खेलों का शौक बचपन से जी। हर खेल खेले मैं जी। गिल्ली डंडा भी खेला जी। लेकिन किसी स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन नहीं रहा हासिल कर सके। उसकी वजह थी जी। कि कुछ तो घरेलू हालात थे जी। कुछ तालीम का चर्चा पढ़ो जी। फिर दीन जी। वो भी सुबह फजर से पहले जी। तो फजर से पहले उठकर यादगार शाहजहानी जाना जी। और यादगार शाहजहानी के 20 टक्का लगाना। आगे में होता था, पीछे वालिद साहब का डंडा होता था। अच्छा। और जहाँ कहीं में स्लो होता था हाँ। तो पीछे। तो मैंने अब बड़े होकर कैलकुलेट किया कि तकरीबन 16 किलोमीटर में रोज दौड़ता था। और नमाज के टाइम से पहले मस्जिद आकर पंखा खोल के जाड़े के दिन में जी। पसीना खुश करना, फिर वुज़ू करना। तो ये सब चर्चा, और फिर इशराक पढ़ के घर आना होता था। इसलिए बहुत सी उलझने होती थी। हॉकी को प्रॉपरली जो है, जो शुरुआत हुई है तो वो उसमें मदद किसने की, जो एकदम से उठी हॉकी और भोपाल में एकदम छा गई, भोपाल नर्सरी कहलाने लगा हॉकी का, तो वो किसने शुरुआत करी वहां से? ये सेल्फ सफिशिएंट खुद लड़कों ने जी। और उनके घर वालों ने 2-2 4-4 आने या जितने भी उस जमाने का मदद की। और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब बाकायदा खिलाते थे और उन्होंने ही शुरू किया। और फिर दूसरे लोगों ने देखा। तो इसको ये कहें कि किसी पर्टिकुलर ने मदद की तो कोई पर्टिकुलर नहीं जी। और जब मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की टीम को देखा तो शहर में बहुत सी जगह हॉकी होने लगी। और फिर इख्तियारिया क्लब शाहजहाबाद में मौलाना ने बनाया। जैसे क्लब की बात आई है तो और भी क्लब रहे होंगे और अलग अलग लोगों ने बनाया होगा। अलग अलग तो लोगों ने कैसे? अब ये दो बड़े क्लब हुए भोपाल जी। फिर जाहिर है कि 2 बड़े कौन कौन से, आप थोड़ा सा? यानी ये मौलाना मोहम्मद अहमद साहब का क्लब जी। तो दूसरा इख्तियारिया क्लब शाहजहाबाद में। अच्छा। तो ये 2 क्लब हो गए जी। अब इन दोनों क्लबों को देखकर और छोटे छोटे क्लब शौकीन लोगों ने बना लिए। लड़के अपने अपने घरों से मदद मांगते थे और उनको मदद मिलती थी। और नतीजा ये हुआ कि क्लब बनते गए। इनमें एक क्लब का नाम मुझे याद है, अख्तर क्लब। अच्छा। यूनानी शौखाने का जो मैदान है जी। उस मैदान में अख्तर क्लब हो गया। अच्छा। और उसमें ज्यादा से ज्यादा 7-8 लड़के खेल पाते थे जी। फिर एक क्लब और हुआ जो मशहूर हुआ थोड़ा सा जी, ज्यादा नहीं चल सका, अजीज क्लब। अच्छा। अजीज क्लब था या अजीजिया क्लब था जी, वो मुझे याद नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है नाम। हाँ, नहीं, वो बहुत से बड़े लोगों ने उसको क्लब माना ही नहीं, जल्दी अच्छा, खत्म हो गया जी, जी। लेकिन क्लब बन गया था। उस क्लब के खिलाड़ी फिर इधर उधर शामिल हो गए। जब शामिल हुए तो दूसरे क्लब और आ गए। हाँ। तो ये मौलाना मोहम्मद साहब के क्लब में जो बड़े खिलाड़ी आए जी, जो लोग वहाँ बड़े खिलाड़ी बने जी, उनमें मेरे अपने हिसाब से जी, और मेरे ख्याल ये कि अगर मैं कहूँ कि भोपाल वालों के और खुद मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के जी, कौल के मुताबिक मजीद उस्ताद थे एक। वो मजीद उस्ताद जो थे जी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जी, ड्रिल मास्टर थे। और उनके बारे में मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ये फरमाते थे कि अगर मेरा मजीद एक बार इंटरनेशनल हो जाता जी, तो फिर ध्यानचंद के साथ जी, ध्यानचंद तो हॉकी के जादूगर माने जाते थे। ध्यानचंद तो जाहिर है कि जादूगर, तो ध्यानचंद के साथ मस्जिद का नाम लिया जाता है। अच्छा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ध्यानचंद क्यों बड़े हुए जी, मस्जिद क्यों पीछे रह गए जी, और क्यों नाम नहीं आया जी? तो दोनों का एक स्पेशल स्टाइल था जी। अब वो स्पेशल स्टाइल ये था जी कि जब ध्यानचंद चलते थे गेंद लेकर जी, तो हॉकी स्टिक उनके हाथ में होती थी जी, और जहाँ कोई डिफेंडर आ गया जी, तो ध्यानचंद की
स्टिक जो थी यू ऊपर उठती थी। अच्छा। गेंद साथ में होती थी, मालूम सा मैग्नेट लगा दिया। अच्छा। हाँ हाँ, इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता था, ध्यान से। इसीलिए जादूगर कहा जाता था वो जी। और वैसे भी राज देते थे वो। स्वीप जी उनकी बहुत उम्दा थी जी। और मजीद उस्ताद जो थे जी, मजीद उस्ताद की पोजीशन ये थी कि इस तरह उन्होंने यू करके हाथ दिखाया और इधर से गेंद ले गए, उधर से दिखाया उधर से ले गए। और कभी कभी ये होता था कि सामने दिखाया कि साइड से ले जाए। तो दुनिया में जो लोग हुए हैं जी, उनका स्टाइल भी ये होता है, एक इधर दिखाता है उधर दिखाता है उधर ले जाता है, लेकिन मजीद स्टाइल स्पेशल था जी। तो मौलाना मोहम्मद अवर साहब, तो अभी दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि जैसे भोपाल से और भी किन किन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल खेला और अपने इसका भोपाल शहर का, देश का नाम रोशन किया। सबसे पहला नाम मैंने असलम शेर के वालिद का लिखा है। अच्छा। उसकी वजह है जी कि अहमद शेर खान साहब जो हैं जी 1936 के ओलंपिक की टीम इंडिया की गई जी, लेकिन पहला मैच जो था वो प्रैक्टिस मैच था जी, जर्मनी गए थे तो वो हार गई वो इंडिया की टीम। और अहमद शेर खान साहब जो थे बहुत अच्छे राइट आउट थे जी। और ये इज्म जो है वो आज के दौर के में उरूज पर है, पुराने दौर में उरूज पर नहीं थे। नतीजे एक अहमद शेर खान साहब को छोड़ दिया गया जी। जब हारे तो IAS दारा जो पाकिस्तान के बाबा हॉकी कहलाए जी, उन्होंने नवाब हफीजुल्लाह खान साहब को जी ये टेलीग्राम दिया कि अहमद शेर को पहुंचा दीजिए वरना हम लोग ओलंपिक टाइटल नहीं ला सकते। इससे उनकी अजमत का अंदाजा फरमा लीजिए जी। बिल्कुल। नतीजे कि नवाब हफीजुल्लाह खान ने अपनी जेब से पैसे दिए और उनको पहुंचा दिया जी। और इंडिया चैंपियन होकर आ गई। अच्छा। अब भोपाल के हॉकी में इनके अलावा जो नाम मशहूर हैं जी, उनमें एक नाम जो है फारूक अली खां हिटर। अच्छा। फारूक अली खां और हिटर के नाम से मशहूर हो गए जी। फारूक अली खां जब हिट लगाते थे जी और पेनल्टी कॉर्नर मिलता था जी, तो उसमें पेनल्टी के कॉर्नर में फारूक अली खां के 90% हिट गोल हो जाता था, सक्सेस हो जाते थे, मतलब गोल मारते ही मारते गोल हो ही जाता था जी। तो ये थे फारूक अली खां जी, बहुत मशहूर हुए जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान गए लेकिन कभी ओलंपिक के काबिल नहीं हुए क्योंकि बाकी खेल यानी डाज वगैरह देने में ही वाज नील जी, बस हिट मारते थे जी। तो इसके बाद एक नाम आता है कैप्टन शकूर जी। कैप्टन शकूर जो थे जी, इनका नाम ओलंपिक टीम में इंडिया की आया, पाकिस्तान की टीम में आया। अच्छा। कभी फील्ड में कभी मैनेजर के हिस्से से गए, कभी एक्टिंग यानी कैप्टन बन के गए, लेकिन कभी ओलंपियन नहीं हो सके। अच्छा। लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी थे, मुंतजिम बहुत उम्दा थे जी। इनके अलावा जो नाम आते हैं फारूक अली खां के बाद जो नाम आया तो अब वैसे नाम बहुत हैं जी, किसी दिन पूरी लिस्ट आपको थमा दूंगा जी, मैक्सिमम। बिल्कुल, मैं दर्शकों को जरूर बताऊंगी जी। उसके बाद आते हैं नया दौर आ गया जी। नया दौर मतलब ये आज़ादी के करीब और ये आज़ादी के जस्ट आफ्टर। तो एक सेंटर हाफ थे जी, काजी शरीफुद्दीन जी। वो काजी शरीफुद्दीन साहब जो है अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और वो तकरीबन मेरे ही उम्र का है जी। तो उनसे अच्छा सेंटर हाफ
भोपाल वाले ये कहते हैं कोई पैदा नहीं हुआ। इनके अलावा भोपाल में मौलाना बनने के नाम से एक साहब मशहूर हैं अंसारी, वो बन्ने खां के नाम से मशहूर हो गए। अच्छा। हाँ, सगीरुद्दीन अंसारी। अच्छा। नतीजा ये कि मौलाना मोहम्मद रिज़वा साहब जब ये कहा करते थे कि जहाँ गेंद वहाँ बन्ने खां, और कभी कभी तो ये खुद इन आंखों ने देखा कि गोलकीपर बीट हो गया, वो बन्ने मियाँ की स्टिक वहाँ है, मौलाना बन्ने, मौलाना सदरुद्दीन अंसारी साहब के छोटे भाई। तो ये मौलाना बन्ने थे, इनकी खूबी ये थी, स्टेमिना इनका गजब का था। तो ये हुए, और अब और आज़ादी के करीब इन एक साहब जो है पैदा हुए, सैयद कमर अली। सैयद कमर अली ओलंपियन नहीं हो सके, लेकिन बेहतरीन कोच थे। कोच अच्छे थे, कोच बहुत उम्दा थे। और गवर्नमेंट की कॉलेज में भी कोच हुए, और भोपाल की टीम की भी कोचिंग करते रहे। इनके छोटे भाई नजमुद्दीन साहब जो थे वो भी सेंटर हाफ थे, और इनका यह हाल था कि आगे बढ़कर ये गोल भी कर लेते थे। फिर इस पोजीशन के खिलाड़ी हो गए कि इंडिया की टीम बाहर खेलने जा रही है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की टीम में इंडिया की टीम में अफगानिस्तान खेलने के लिए टीम में आ गए। फिर इनसे छोटे एक और थे, वो इज्जू भाई के नाम से मशहूर थे, एजाजुद्दीन। अच्छा। वो बहुत अच्छे फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, लेकिन इस कैरियर के नहीं थे कि उनको इंडिया की टीम में ले जाया जाए। वो वजह वो बताई शुरू में मैंने, इज्म। बहुत उम्दा खिलाड़ी थे। अब इसके बाद एक बड़ा अहम नाम है इस्माइल अब्बासी। शुरू में जिस वक्त के जहांगीराबाद में सिकंदरिया क्लब की टीम बनी, तो कुछ दिन मौलाना मोहम्मद रिज़वा साहब कप्तान बनाए गए, और फिर जब उनका अपना दीन का काम और उससे हटकर के वो आर्किटेक्ट थे, उर्दू में आर्किटेक्चर पढ़ा उन्होंने, और उसमें दायरे के मसरूफ हो गए। फिर यह कि पीर हो गए, तो अच्छा। उसमें भी बड़े आलिम बुजुर्ग। नतीजा ये कि वो चलता रहा, तो इस्माइल अब्बासी साहब को कप्तान बना दिया गया। फिर जिस वक्त के नाब रशीदुज़फ़र खां अलीगढ़ पढ़ने के लिए गए, तो उनके साथ में इस्माइल अब्बासी साहब थे, और इस्माइल अब्बासी साहब मरते दम तक रशीदुज़फ़र खां के साथ रहे, और 14 साल उन्होंने कप्तानी की भोपाल की। अच्छा, 14 साल तक। फिर एहसान मोहम्मद खान ने उसके बाद कप्तानी की। अब यहाँ एक सवाल आता है कि भोपाल की टीम जब खेलती थी तो भोपाल के नाम से क्या नाम हो? तो भोपाल वांडरर्स कहलाया जाता था। भोपाल वांडरर्स जो थी किस तरह बनी, ये भी एक अजूबा है। मथुरा गोल्ड कप हुआ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम को बुलाया गया कि आप मथुरा गोल्ड कप में खेलें। नतीजा हुआ कि वाइस चांसलर ने कहा कि एग्जामिनेशन करीब है, हम अपनी टीम नहीं पहुंचाएंगे। रशीदुज़फ़र खां को मालूम हुआ
कि इस तरह से दावतनामा आया था और ये ऑर्डर हो गया कि टीम नहीं जाएगी। रशीद जफर खान ने कहा कि हम भोपाल के नाम से एक टीम दाखिल कर दें। रातों रात फैसला हो गया। हाँ, और खामोशी से जी, खामोशी से जी, नहीं वो भी रात में, रातों रात जी जी। और नतीजा हुआ जी कि जो लड़के भोपाल के वहाँ पढ़ते थे वो इत्तेफाक से सब के सब हॉकी खिलाड़ी थे जी। तो रशीद जफर खान साहब ने एक टीम बनाई और उन्होंने कहा कि हमारे पास कारें इतनी हैं कि हम मथुरा जाएंगे और खेल कर आएंगे। हाँ। और सुबह कॉलेज अटेंड कर लेंगे अपना। बिल्कुल। नतीजे मथुरा गोल्ड कप खेले जी। अब खेले तो न्यू टीम कौन सी, भोपाल के नाम से कर नहीं सकते, इसलिए इसको नाम दिया भोपाल वांडरर्स जी। और वो टूर्नामेंट जीत कर ले आए। अच्छा। उसके बाद जब आप पढ़ाई पूरी हो गई, जब वापस आए तो भोपाल में हॉकी टीम बना ली और उसको भी भोपाल वांडरर्स का नाम दिया गया। अच्छा। नतीजा ये कि ये टीम चलती रही जी। वो भी बहुत सुनहरा दौर था उस टाइम पर, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। नहीं, ये अभी सुनहरी दौर चल रहा है अभी। नहीं, अभी अब शुरू हो रहा है। अच्छा। जब भोपाल में टीम बनी जी तो सन 1920 के आसपास जी नवाब रशीद जफर खान खुद भी खेलते थे, इस्माइल अब्बासी साहब और बाकी लोग, और नतीजा हुआ अब सुनहरी दौर शुरू हुआ जी। जो अनपढ़ या ये कम पढ़े हुए जी मजीद उस्ताद शामिल हो गए जी। तो क्या कहने, फिर और उनके साथ बहुत से लड़के शामिल हुए जी। तो नतीजा हुआ कि भोपाल की टीम जो थी पूरे इंडिया में मशहूर हो गई जी। और इंडिया का कौन सा बड़ा टूर्नामेंट गोल्ड कप वो भोपाल ने न जीता। बाइटन कप एक जमाने में जी इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था जी। तो वो बाइटन कप जो है वो भी 31-32 में भोपाल ने जीत लिया जी। तो इंडिया के 5 बड़े टूर्नामेंट थे वो सारे इंडिया ने जीते, कहीं फाइनल हारे कहीं जीते जी। तो ये भोपाल की हॉकी रही। और बाकी खिलाड़ियों में एक ये कि किशन सिंह थे जी। जिनको के आम तौर पर लोग भोपाल में भुला बैठे जी। किशन सिंह बहुत बड़े प्लेयर थे। अच्छा। कोई नाम लेवा नहीं किशन सिंह का। तो यहाँ भी वही इज्म है। हॉकी खेलने वाले कौन है? हम लोग हैं। हाँ। तुम कहाँ से आ गए? अच्छा। लेकिन इन किशन का नाम लिए बगैर जी भोपाल की हॉकी तारीख मुकम्मल नहीं होगी जी। तो ये खास बात है जी। फिर एक साहब थे। तो ये क्या मतलब मिडिल में खेलते थे कहाँ, ये किस टाइप का खेल था इनका किशन सिंह जी का? ये भी एक किस्सा है जी। कमला पार्क चल रहा है आजकल नाम जी। कमला पार्क सड़क का नाम भी वही हो गया जी। इस सड़क के ऊपर लड़के हॉकी की खेला करते थे जी। और उस जमाने में भोपाल में गिनीज जूनी मोटर कार थी। अच्छा। तो मोटर कार गुजरी जी। और एक गेंद जाकर कार पर टकरा गई। जब कार पर टकराई तो गाड़ी रोक दी नवाब साहब ने। नवाब कौन थे? उबैदुल्ला खान साहब जी। उन्होंने गाड़ी रोक दी, कहा पकड़ो लड़कों को। पकड़ो, कौन पकड़े? एक लड़का, अच्छा ये मालूम हो गया कि नवाब साहब की गाड़ी। हाँ। तो एक लड़का पकड़ाई में आ गया, बाकी जो थे कमला पार्क की कमलापति रानी की महल टूटा फटा उसमें जाकर छुप गए। लेकिन धीरे धीरे सब पकड़े गए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए, नवाब उबैदुल्ला खान साहब ने, हम तुम्हारे लिए बैलगाड़ी पहुंचाया करेंगे जी। और तुम लोग यहाँ आ जाया करो, जुमे का दिन होगा। हाँ। और टाइम तय कर लिया, वो बैलगाड़ी में बैठकर आया करो। हाँ। मतलब खेलने की जगह दे दी उनको, खेलने के लिए जगह दी। और फिर उसके बाद ये बहुत जल्द
जी। ज्यादा टाइम नहीं, 4-5 साल भी नहीं, साल 2 साल में उनके लिए मोटर का यानी ये लंबी एक लारी आने लगी। अच्छा। वो वहाँ खेलते थे और सिर्फ जुमे को बुलाते थे जी। फिर उसके बाद वो रोजाना लारी आने लगी। तो वहाँ बाकायदा लड़कों को खेल के बाद रिफ्रेशमेंट होता था, और फिर वो लारी जो थी वो हर लड़के को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाती थी। तो इस तरह भोपाल की हॉकी को फरोग हुआ, और वो भोपाल वांडरर्स जो थी दुनिया में उसका नाम हो गया, पूरी दुनिया में नाम हुआ। लोग उस वांडरर्स से ओलंपिक भी खेला, जैसे जलालुद्दीन साहब ने अर्जुन अवार्ड भी लिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये डाउनफॉल कैसे आया इसमें? पहले मैं 4-5 खिलाड़ियों के और नाम लूं जी, लेकिन एक तवील किस्सा है वो कि टूर्नामेंट हो रहा था, ध्यानचंद आए हुए थे जी, और मुझे नहीं मालूम था कि ध्यानचंद आए हुए जी। मैं गया, जगह कुर्सी देख रहा था कि बैठने को मिल जाए। जी। सैयद आफ्ताबुद्दीन साहब तब्बू मियाँ जी, उन्होंने सलाम दुआ हो गई, क्यों पठान कैसे आए? जी। मैंने कहा साहब कुर्सी ढूंढ रहा हूँ, बैठो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ के आता। बैठ गया उनके बराबरी में। मालूम हुआ कि इंटरव्यू चल रहा था दादा ध्यानचंद का। जी। जसदेव सिंह बहुत बड़े कमेंटेटर थे, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। नतीजे वो सवाल करते रहे, मैं सुनता रहा। फिर उन्होंने एक सवाल किया, दादा क्या वजह है कि इनामुर रहमान को इंडिया टीम में नहीं लिया जाता? जी। तो दादा जो थे ऑफ कोर्स ही इज सेल्फिश। अच्छा। तो फिर जसदेव सिंह ने कहा, एंड व्हाट अबाउट अशोक ध्यानचंद? तो उन्होंने जो जवाब दिया, आफ्टर ऑल ही इज माय सन। अच्छा। मैंने इसको 3 मरतबा लिख दिया, और ये चीज जो है किसी रेडियो पर नश्र नहीं हुई। अच्छा। 3 मरतबा मैंने, और हिंदी अखबारों में लिख दिया। जी। आई वाज आई विटनेस, ईयर विटनेस, आई विटनेस। तो ये इनामुर रहमान। लेकिन इनामुर रहमान की को सेल्फिश क्यों कहा जाता था? उसकी एक वजह ही थी कि गेंद के ऊपर ग्रिप, हाँ, अपने खुद, और हॉकी का पकड़ने का स्टाइल, उसको लॉन्ग स्टाइल कहते हैं। जी। तो उन्होंने पूरा वो हॉकी, लंबे हाथ पूरे, हाँ, और हॉकी उससे डाई दे रहे, आसपास दौड़ते हुए जा रहे हैं, आसपास साइड में इतनी स्पीड होती थी कि कोई साथी होता नहीं था। हाँ। नतीजे में गोल के ऊपर खुद कोशिश करते। हाँ। और नतीजे मतलब खिलाड़ी भावना से नहीं खेलते थे, चाहते थे मैं ही कर लूं ना, नहीं, दैट वाज नथिंग। कोशिश खिलाड़ी भावना पूरी थी जी, लेकिन साइड में जो इनसाइड राइट चल रहा है या सेंटर फॉरवर्ड चल रहा है जी, वो उनको फॉलो नहीं कर पाते थे। जब वो फॉलो नहीं कर पाएंगे तो किसको पास देंगे? मतलब तो बहुत ही फास्ट चलते थे। आजकल जैसे बैक पास देने लगे जी, वो टाइम बैक पास का नहीं था, नियम में नहीं सोच ही नहीं था। नहीं, नियम तो आप कुछ भी बना लिए, वो अपना खेल, फाउल ना हो बस। तो वो उस जमाने में सोच ही नहीं सकते थे कि हम बैकवर्ड जाएंगे। अच्छा। तो वो उसको पास करते थे, तो कोई है ही नहीं पास। हाँ। जाकर खुद अटैक करे तो डायरेक्ट डिफेंडर मौजूद है, छोड़ेगा थोड़ी। हाँ। 1, 2, 3 कितने डिफेंडर में फेल हो जाते तो उनको सेल्फिश कहा जाने लगा। हाँ। इनामुर रहमान का नाम बहुत बड़ा नाम है जी। और एक थे अशरफ मोहम्मद खान जी, और इनके अलावा यानी बहुत से नाम आते हैं जी। तो ये फिर धीरे धीरे डाउनफॉल कैसे आया इसमें? क्या मतलब हॉकी पे धीरे धीरे भोपाल से खत्म होती चली गई, तो उसकी वजह क्या रही? यानी बड़ी मुश्किल ये है, फारसी में कहते हैं गुफ्तम मुश्किल
जी। न गुफ्तम मुश्किल, कहूँ तो मुश्किल, न कहूँ तो मुश्किल। जी। भोपाल में लड़कों को हॉकी खेलने पर कहीं सर्विस भी मिलती थी। जी बिल्कुल। वो कहीं नहीं मिलती थी। आज भी वही दौर है। जी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती थी कि जब तक 1950 तक जी या 52 तक लड़कों को, खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलती रही, और उसके बाद ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में उनको, हाँ, कहीं ना कहीं उनको सर्विस मिल जाती थी। रेलवेज में बहुत गए जी। और फिर एक टाइम ये आया जी, इंडियन एयरलाइंस ने जी इनामुर रहमान को इंगेज किया। और जब इनामुर रहमान वहाँ गए और गफरान आजम की दोस्ती इनामुर रहमान से थी पहले से, लेकिन जब इंडियन एयरलाइन ने ये डिसाइड किया कि हमको हॉकी टीम बनाना है, तो गालिबन ये सन 1974-75 में, और फिर जो टीम बनी इंडियन एयरलाइंस की, तो वो टीम जो थी उसमें 16 खिलाड़ी थे, और 16 में से 15 खिलाड़ी जो थे भोपाल के थे। फिर बाद में 2-3 लिए गए जो, तो वहां से भोपाल की टीम में बिखराव आ गया। इसलिए जो टॉप प्लेयर्स थे वो चले गए, तब धीरे धीरे सर्विसें मिलना बंद हो गई। एक वजह है ये, और उसके अलावा भी कुछ वजूहात थे जिनको के पब्लिक नहीं किया जा सकता। डेट आई नो। ओके, तो आप थे इनामुल्लाह लोधी साहब, और आपसे बहुत कुछ अभी हमको और भी मालूमात मिलेगी, आगे हम बातचीत करेंगे। और हॉकी के अलावा भी आपके पास बहुत सारा ऐसा खजाना है जो आपको हमको नहीं मालूम है। आगे हम आपसे बातचीत करके आप तक पहुंचाएंगे और आगे फिर हम मिलेंगे।